गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग कल 1935 का अधिनियम देख रहे थे और 1935 का अधिनियम किन परिस्थितियों में लाया गया और 1935 के अधिनियम की क्या विशेषताएं थीं, उसमें मुख्य विशेषताएं अपन लोग देख चुके थे कि किस प्रकार से ये एक लंबा प्रालेख था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, केंद्र में दोहरा शासन प्रणाली लागू किया गया, रक्षा कवच और संरक्षणों का प्रावधान किया गया, ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता को बनाए रखा गया, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई और विधान मंडलों और मताधिकार का विस्तार किया गया। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत थी वो ये थी कि चूंकि अब एक संघात्मक व्यवस्था की स्थापना हो रही थी अखिल भारतीय संघ का निर्माण करके, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए केंद्र और राज्य के बीच, संघ या इकाइयों के बीच अब विषयों का भी बंटवारा किया गया, जिसमें अपन ने देखा संघीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची का निर्माण किया गया और जो अवशिष्ट शक्तियां थीं वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय विधान मंडल के हाथ में रखी गई। नेक्स्ट जो अपन लोग लेंगे वो है प्रस्तावना, प्रियम्बुल। 1935 ईस्वी के एक्ट में हमें कोई नई प्रस्तावना नहीं जोड़ी हुई दिखाई दे रही, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की तरफ से किसी नई नीति की घोषणा नहीं हुई थी। केवल 1919 के एक्ट को रद्द करने के बावजूद इसकी प्रस्तावना को 1935 के एक्ट में जोड़ दिया गया। मीन्स 1919 के एक्ट में जो प्रियम्बुल था, जो प्रस्तावना थी, उसे 1935 के एक्ट में जोड़ दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि भारतीयों को ये पता रहे कि ब्रिटिश सरकार का जो अंतिम लक्ष्य है वह अंतिम लक्ष्य भारत में डोमिनियन स्टेटस या औपनिवेशिक स्वराज्य स्थापित करने का है, उन्हें किसी प्रकार की आज़ादी देने का नहीं है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे भारत परिषद की समाप्ति। हमारे देशवासियों ने, या ये कहें कि भारतीयों के द्वारा, हमेशा भारत सचिव की, भारत परिषद की अनेक कारणों से कटु आलोचना की गई थी और इसलिए 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह पर भारत सचिव के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनकी संख्या ना तो 6 से ज़्यादा होगी और ना 3 से कम होगी। भारत सचिव का उन मामलों के ऊपर नियंत्रण काफ़ी कम कर दिया गया जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में शामिल थे, जो हस्तांतरित विषय में शामिल थे और जिनका शासन उत्तरदायी मंत्रियों के जिम्मे सौंपा हुआ था। लेकिन जिन विषयों में राज्यपाल तथा गवर्नर जनरल को मनमानी शक्तियां थीं, उनमें भारत सचिव का नियंत्रण एज इट इज ही रहा, पूर्ववत ही रहा, पहले की भांति रहा। नेक्स्ट हम लोग लेंगे सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को कायम रखना। ये हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार से 1909 के अधिनियम से ही सांप्रदायिक चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई, बजाय इसको हटाने के या इसमें किसी तरीके की कटौती करने के। ये देश के हित में नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों में फूट डाल करके हुकूमत करने की जो नीति थी उसका अनुसरण करते हुए न केवल इस पद्धति को बनाए रखा गया, बल्कि हरिजनों के लिए इसका विस्तार किया गया। इवन अब अन्य और जो कम्युनिटीज़ थीं, उन सभी कम्युनिटीज़ को भी अब मताधिकार सांप्रदायिकता के आधार पर प्रदान किया गया। पहले भारतीय ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को अलग से सांप्रदायिक चुनाव पद्धति के माध्यम से प्रतिनिधित्व दिया गया। अब मजदूरों को और महिलाओं को भी अलग से अधिकार दिया गया।
आखिरी जो खासियत हम लोग इसकी देखेंगे वह है बर्मा, बरार और अदन के बारे में। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके इंग्लैंड के उपनिवेश कार्यालय के अधीन कर दिया गया। यद्यपि बरार के ऊपर निजाम हैदराबाद की नाममात्र की सत्ता को स्वीकार किया गया, परंतु बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। अब हम लोग देखते हैं 1935 के अधिनियम में हमें क्या खामियां, क्या आलोचनाएं देखने को मिलती हैं। तो इसमें इटली जैसा विद्वान ये कहता है कि इसमें अधिराज्य स्थिति या औपनिवेशिक स्वराज्य की चर्चा तक नहीं की गई थी और इस अधिनियम की निंदा भारत की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की गई। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसको पूर्ण रूप से रद्दी कहा गया, बुनियादी रूप से बुरा कहा गया और ये कहा गया कि ये तो स्वीकार करने के लायक ही नहीं है। तो दूसरी तरफ पंडित मदन मोहन मालवीय का यह कहना था कि ये एक्ट ऊपर से तो डेमोक्रेटिक दिखता है, लोकतंत्रीय है, परंतु अंदर से खोखला है। तो पंडित नेहरू के द्वारा इसे न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया, दास्ता का चार्टर कहा गया। उनके विचार में इस एक्ट ने हमको एक ऐसी मशीन पकड़ा दी जिसमें ढेर सारे ब्रेक थे और इंजन कोई भी नहीं था, जिससे ये पता चलता है कि 1935 का अधिनियम अधिकांश भारतीय जनता को अमान्य था, अस्वीकार्य था। इस अधिनियम की निम्नलिखित आधार पर आलोचना की गई। नंबर 1, गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को मनमानी शक्तियां प्रदान की गईं। इस अधिनियम में जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये कि गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को अनेक मनमानी शक्तियां प्रदान की गईं और इसलिए प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना या अंदरूनी स्वराज्य की बात करना या प्रांतीय स्वायत्तता की बात करना एक निरर्थक कंसेप्ट था। इस एक्ट से भारतीय विधानमंडलों की आर्थिक मामलों में जो शक्तियां थीं वो थोड़ी बहुत बढ़ा तो दी गई थी, लेकिन अंतिम रूप में, वास्तविक रूप में जो नियंत्रण था, आर्थिक नियंत्रण, वो अंग्रेजों के हाथ पर ही रहा। बजट पर जो पूरा कंट्रोल था वो गवर्नर और गवर्नर जनरल का था। इस एक्ट के अनुसार गवर्नर तथा गवर्नर जनरल को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जिसमें कानून और व्यवस्था विभाग सो कॉल्ड उत्तरदायी मंत्रियों के हवाले कर दिया गया था, परंतु प्रांतों में शांति कायम रखने की जो विशेष जिम्मेवारी थी वो गवर्नर की ही थी। इस विशेष जिम्मेदारी का बहाना लेकर के गवर्नर क्रांतिकारियों, कांग्रेसी आंदोलनों को दबा सकते थे, ये नागरिक स्वतंत्रता को कुचल सकते थे। दूसरी जो हमें इसकी आलोचना देखने को मिल रही है कि जिस अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया वो एक डिफेक्टिव फेडरेशन के रूप में है, एक दोषपूर्ण संघ के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। 1935 के एक्ट में केंद्र में जिस संघ की स्थापना की गई, जो सुझाव दिया गया था वो अत्यंत दोषपूर्ण था। इस संघ में ब्रिटिश प्रांतों को मिलाना तो अनिवार्य था, लेकिन जो देशी रियासतें थीं उन्हें उनकी इच्छा के ऊपर ही छोड़ दिया गया कि वो इसमें शामिल होना चाहती हैं या नहीं शामिल होना चाहती हैं। ब्रिटिश प्रांतों में और देशी रियासतों की जो आबादी, क्षेत्रफल, महत्व, उनका जो दर्जा, इनमें हमें जबरदस्त असमानता देखने को मिलती है। ब्रिटिश प्रांतों में कुछ हद तक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन जो देशी रियासतें थीं उनमें निरंकुशता का ही बोलबाला था। ऐसी स्थिति में दो असमान इकाइयों को संघ में मिलाना अत्यंत मुश्किल कार्य था। दूसरे, देशी रियासतों की जनता को संघ में किसी भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।
संघ में रियासतों के प्रतिनिधि भेजने का अधिकार केवल देशी रियासतों के शासकों को दिया गया था। तीसरे, संघ के अधिकार और शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा सीमित थीं और गवर्नर जनरल को तानाशाह जैसी शक्तियाँ प्राप्त थीं। तीसरा जो हम इसका क्रिटिसिज्म देख सकते हैं वो ये कि सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की इसकी शुरू से आलोचना की जा रही थी। अब इस 1935 के एक्ट में भी न केवल इसे बनाए रखा गया बल्कि इसका विस्तार करके हरिजनों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीय संप्रदायों पर भी इसे लागू कर दिया गया। इस पद्धति के द्वारा हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की गई और भारतीय राजनीतिक वातावरण को विषैला बना दिया गया, जिससे कि जो भारतीयों की एकता है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए और अंग्रेजों का जो साम्राज्य है वो भारत में स्थायी रूप से बना रहे। नेक्स्ट जो हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है वो है सेफगार्ड्स को लेकर के कि 1935 के एक्ट में जो भी माइनॉरिटीज़ थीं उनकी हिफाजत के नाम पर उनकी रक्षा के लिए अनेक रक्षा कवच तथा आरक्षण, रिजर्वेशंस और सेफगार्ड्स रखे गए। इनके द्वारा गवर्नर और गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां तथा अधिकार प्रदान किए गए। ऐसी स्थिति में जो ये अल्पमत वर्ग था ये हर समय अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिशर्स की तरफ ही झुका हुआ रहता था। इस स्थिति में जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स थे, जो प्रगतिशील तत्व थे, उन प्रगतिशील तत्वों के विरोध में ये अंग्रेजों के सहायक बन करके रह गए। अंग्रेज अब सदैव भारत की प्रगति के मार्ग में उनके हितों का नाम लेकर के रोड़ा अटकाने का काम करते थे। नेक्स्ट और लास्ट जो क्रिटिसिज्म हम देखेंगे 1935 के अधिनियम का वह है आत्मनिर्णय के अधिकार का ठुकराया जाना। इस एक्ट में भारतीयों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में भारतीयों को अपने लिए एक स्वतंत्र संविधान बनाने का अधिकार भी नहीं मिला। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। भारत की आगे की जो प्रगति है उसका जजमेंट करने का राइट ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। ऐसी स्थिति में ये क्लियर था कि भारतीयों को किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। केवल प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर थोड़ी सी स्वतंत्रता किस्त में दी गई। ब्रिटिश पार्लियामेंट और भारत सचिव का नियंत्रण भारत पर 1947 ईस्वी तक बना रहा। इसलिए 1935 का जो एक्ट था इसने भारतीयों में निराशा और असंतोष को जन्म दिया। थैंक यू।